हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बीटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट। ये बच्चे क्लास 12th के इंग्लिश का ये तीसरा पोएट्री है जिसका मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा निश्चित रूप से ऐसे आप देख लेगो, है ना। तो आपको इससे संबंधित अगर एक भी क्वेश्चन आए तो आप उसे जरूर बना लीजिएगा। ओके बच्चों, तो जल्दी बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। अब फटाफट फटाफट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसके मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, क्लास 12th का और 2025 के एग्जाम के लिए। ओके बच्चों, तो चलिए पहला पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है, डब्ल्यू एच ऑर्डन इज। सबसे पहले नाउ द लीव आर फॉलोइंग फास्ट के लेखक डब्ल्यू एच ऑर्डन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको आता है कि डब्ल्यू एच ऑर्डन जो है, चलिए फटाफट फटाफट करता हूँ, है ना, बेसी देर किए हुए। डब्ल्यू एच ऑर्डन इज ए डैश, कहता है ए मॉडर्न पोएट है, ये क्लासिकल पोएट है, ये मेटाफिजिकल पोएट है, नन ऑफ दिस में से कोई नहीं है। तो फटाफट आंसर आप लोग जानते होंगे कुछ बच्चे, इसमें से ए मॉडर्न पोएट है। ये आधुनिक कवि कहलाते हैं, कौन? डब्ल्यू एच ऑर्डन। और मेटाफिजिकल पोएट तो हमारे क्या थे? जॉन डन थे, जो स्वीडिश लाइट नोट गो के थे। ठीक है बच्चों, चलते दूसरा क्वेश्चन आ जाओ। दूसरा क्वेश्चन हमारा है ऑफ द पोएट ऑफ नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट। अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं के लेखक कौन है, किसने लिखा है? तो सीधी सी बात है, डब्ल्यू एच ऑर्डन है ना। चाहे ये वैसे आ जाए, ये जॉन किट्स हो नहीं सकता है, नन ऑफ दिस हो नहीं सकता है, वाट विटमैन हो नहीं सकता है, ये दी जो है इसका आ गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इज आपका ए है। क्या है इसका? कि नो द पोएट ऑफ नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट के पोएट कौन है? तो ये डब्ल्यू एच ऑर्डन है। फटाफट फटाफट हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट सजेस्टेड, सजेस्ट किसकी तरफ ये इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ ये सजेशन दे रहे हैं? तो क्या अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ, क्या बूढ़े जो हैं उम्र जो जैसे जैसे बुढ़ापा आ रहा है वो क्या डेथ की ओर जा रहा है, उसकी ओर इशारा कर रहा है? या अराइवल ऑफ गेस्ट, या अतिथि के आगमन की बात कर रहा है? या फास्ट फॉलिंग ऑफ ट्रीज, पत्ते थे ना, माने पेड़ के पत्ते जो हैं तेजी से गिर रहे हैं उसकी बात कर रहा है? या नन ऑफ दिस? इसमें से बहुत सारी समस्या ये होती है बच्चों को कि ये जो फॉलिंग फास्ट ट्रीज देख के बहुत सारे बच्चे इस पे मार देते हैं कि भाई नामे है उसका है तो यही होगा, लेकिन नहीं, ये पेड़ पौधे के पत्ते अब पत्ते तेज से झड़ रहे हैं, इसका मतलब आजकल लोग जो है इस जमाने में जल्दी जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, है ना। माने एक मौत के कगार के, मौत के मुंह में जा रहे हैं, उम्र बढ़ रही है ना, और आप मौत के करीब करीब आ जा रहे हैं। तो अर्थात ये आंसर होगा अराइवल ऑफ ओल्ड एज एंड डेथ। राइट आंसर होगा बच्चा ये। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है ऑर्डन वाच, ऑर्डन वाच, ऑर्डन डब्ल्यू एच ऑर्डन वाच ए पोएट थे, या ए वर्स ड्रामेटिस्ट थे, या एक क्रिटिकल, है ना, क्रिटिक थे, क्रिटिसाइजर थे, क्या थे? अब इसमें बच्चे कहेंगे पोएट थे, तो कभी तो है ही। अच्छा, ये ए वर्स ड्रामेटिस्ट, चलो भाई भर ड्रामेटिस्ट भी थे, कुछ बच्चे ये मारेंगे कुछ ये मारेंगे, लेकिन याद रखना ये जो ऑर्डन साहब थे ना, ये सब कुछ में माहिर थे, ये क्रिटिसाइजर भी थे, किसी की आलोचनाएं भी करने में माहिर थे ये, और साथ में एक कवि तो थे ही थे, और ड्रामेटिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट भी, वर्स ड्रामेटिस्ट भी थे। अर्थात इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा बच्चों? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ। दूसरा बात कहता है, अगला 5वां क्वेश्चन है, ऑर्डन वॉन द पुलिटजर प्राइज। सबसे पहले पुलिटजर प्राइज जो होता है बच्चों, अमेरिका में दी जाती है। अमेरिका का ये प्राइज है पुलिटजर प्राइज, और ये साहित्य के लिए दी जाती है, लेखनी के लिए दी जाती है अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में ये बड़ा प्राइज माना जाता है। तो वो कब दिए थे उसको? ऑर्डन वॉन, ऑर्डन जो है पुरस्कार जीते थे। पुलिटजर प्राइज कब जीते थे? 47 में, 1948 में, कि 49 या 50 में? राइट आंसर इसका होगा बच्चा बी। जिन बच्चों ने बी मारा सोच के क्वेश्चन देखने के बाद, बस वो विजेता है। आराम से आप जीत सकते हो, आराम से आप बना सकते हो। तो चलिए, जो अगर कंफ्यूजन है तो इससे दूर कर लीजिए वीडियो को देख के। चलिए 1948, राइट आंसर इज 1948। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चा है, हु वाज कंपोज द पोएम नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा के रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं है। इसका आंसर नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट जो है लेखक है उसके डब्ल्यू एच ऑर्डन है। अर्थात जो कवि है नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट, उसकी जो कविता है उसके लेखक है डब्ल्यू एच ऑर्डन। चलिए फटाफट करता हूँ। नाउ द लीव आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम, कैसा पोएम है, किस तरह का पोएम है ये? है ना, पेसिमिस्टिक है ना, निराशावादी, आशावादी है, निराशावादी है जो भी है, ऑप्टिमिस्टिक, ये आशावादी है, ये निराशावादी है। अब ऐसा पेसिमिस्टिक वाला पोएम है, या ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, या पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक? अर्थात राइट आंसर होगा बी बच्चा ये। आशावादी से क्या है ये, और निराशावादी से आशावादी की ओर जा रहा है, कुछ तो आस लग रहा है। चलो, और नॉन ऑफ दिस, ये
ना, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं, अर्थात ये राइट आंसर है सी का। आप जान लीजिए, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हु आर विस्पर नेबर, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 नंबर में व्हाट इज देखिए हु आर दिया हुआ है ना। अगर यही क्वेश्चन आपको 2018 में शायद आया हुआ था, आई थिंक 2018, हाँ 2018 में देख क्वेश्चन, आप क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, तो पूछा था व्हाट इज, है ना, व्हाट इज विस्परिंग नेबर। ये विस्परिंग नेबर क्या होता है? मैसेंजर ऑफ डेथ, मौत का सौदागर, मौत का सौदागर होता है बच्चा। आप समझिए क्या होता है। हु आर विस्परिंग नेबर, विस्परिंग नेबर किसे कहा गया है? देखो टॉकटिव नेबर्स, नेबर है ना, ये होगा। देखो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा, टॉकटिव नेबर्स, और ये नेबर यहाँ आ गया है क्रूएल नेबर, है ना, बातूनी पड़ोसी, बातूनी पड़ोसी खूब बात जो आपसे कर रहा है। उसके बाद है क्रूएल, निर्दयी पड़ोसी। ये बच्चा ये जो है ना, ये इसका है, ये इसका है, समझ गया। थोड़ा सा वो आ गया इधर, है ना, कि वो है ये क्रूएल पड़ोसी है, या टॉकटिव पड़ोसी है, या है तब मैसेंजर ऑफ डेथ है। ये वाला एक है बच्चों, ये वाला जो है ना, ये वाला जो हम घेर रहा हूँ, ये ए हुआ सी नंबर, और दीज आ गया नन ऑफ दीज का। तो राइट आंसर होगा मैसेंजर ऑफ डेथ, अर्थात मौत का सौदागर। राइट आंसर इज सी, मौत का सौदागर होगा। ओके बच्चा, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, जितने सारे क्वेश्चन, और हाँ एक चीज आप भूल रहा हूँ कि वीवीआई में कर रहा था, तो वीवीआई कर रहा था, सबसे पहले बच्चों मैं वो जानकारी फटाफट दे दूं। ये क्वेश्चन आपको वीवीआई है, ये क्वेश्चन निश्चित वीवीआई करना, फटाफट फटाफट हाँ जानकारी देता हूँ। ये कंपोज वाला तो वीवीआई होबे करता है, ये कंपोज वाला वीवीआई होता ही होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, ऑर्डर ऑफ, हाँ ये वाला, ये भी क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से रखना है ना, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से रखना है। ऑर्डर वाज, ये पोएट 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 पोएट, चलो ये क्वेश्चन में चल चल चल, इसको सिंपल सा क्वेश्चन है, चलो ये भी दिखा दीजिए, है ना। अभी ज्यादातर तो हुआ है, ये लगता है वही हुआ है स्टेट। चलो हाँ ये भी क्वेश्चन, मतलब मोटा मोटी अभी लगता है सब आपको यहाँ इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ये तो आपको मिलता जुलता बात है, इसमें नहीं करना है। हाँ ये वाला क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ये मॉडर्न पोएट, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डबल टिक नहीं मार के सिंगल टिक मारता हूँ। डबल टिक अगर मान लो डबल टिक वाला होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा वो, ठीक है। चलते हैं ध्यान से, चलो ये भी मान लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट पे चलते हैं। इतना से हो गया था, 7वां क्वेश्चन भी हो गया था। चलो ये 7वां क्वेश्चन, हाँ ये भी हो गया था। अब 8वां क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट 10वां की बात करता हूँ। द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम्ब इज टेकन फ्रॉम, देखिए ध्यान समझिएगा, ये कविता का बीच का पंक्ति है ये। द लाइन, क्या नाम है? एंड द नाइटिंगेल इज डम, है ना, एंड, और बुलबुल गूंगी हो गई है, बुलबुल गूंगी है। इज टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है एंड द नाइटिंगेल इज डम, ये लाइन टेकन फ्रॉम कहाँ से लिया गया है? फायर हाइमंड से लिया गया है, और टू ऑटम से लिया गया है, या स्टूडेंट लाइट डू नॉट गो से लिया गया है। इसका हो नहीं सकता है, इसका हो नहीं सकता है, और इसका है भी नहीं। बस दम गूंगा बुलबुल कहानी इसमें दिया, नौ द लिवर फॉलिंग फास्ट में दिया हुआ है। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम। थोड़ा सा इस सेंटेंस को, अगला सेंटेंस में लाइन कर लंबा कर दिया गया है, इसको आप मान लीजिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो डबल टिक नहीं करना है, सिंगल टिक कर देता हूँ, ठीक है। डबल टिक में तो मुश्किल, इसके पहले 5-6 को जो मारे थे ना, उसमें मान लीजिए डबल टिक वाला मान लीजिएगा। चलिए आप इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चन से थोड़ा सा मिलता जुलता चीज है, थोड़ा सा और लंबा कर दिया है कि एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द डैश विल नॉट कम, कौन नहीं आ रहे हैं घर में ना। अब बुलबुल क्या हो गई, ये गूंगी हो गई है, और डैश विल नॉट कम, ट्रॉल्स नहीं आ रहे हैं, कि एंगल ने आ रहे हैं, या प्रॉम्स ने आ रहे हैं, डिस्ट्रेस ने आ रहे हैं। ये भी चर्चा है इस वर्ड में, इसकी क्या कहते हैं अध्याय में, ये भी इसका भी चर्चा है, इसका भी चर्चा, सबका चर्चा है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो आपको आंसर होगा, आप देखो एंगल नोट कम, और सेंटेंस ये लाइन है, अर्थात ये किताब की जो पंक्ति है उसकी लाइन दिया हुआ है। अगर लाइन करिएगा तो इसके बीच में ये जो होगा ये एंगल होगा, एंगल इज नोट कम। कोई देवदूत आपको नहीं आ रहा है बचाने के लिए, है ना, कोई नहीं बचाने आ रहा है। सुंदर सुंदर तस्वीर पर दिख रहा है, इस पर लगता है कि कोई इस पर है, उस पर बड़ा सुंदरता चीज है, लेकिन है ना। तो ये कहानी जब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ना, तो उसकी जानकारी यहाँ मिलती है, तो आपको यहाँ पे एंगल होगा, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। नर्स टू द ग्रेव और गोन इज फ्रॉम, चलिए नर्स टू द ग्रेव,
चलिए, नर्सेस नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन, अर्थात ग्रेव क्या होता है, जो कब्र जो होता है, कहता है नर्सेस पत्ते जो है ना अब कहाँ जा रहे हैं, एक खड्डे में गड्ढे में जो है नर्क तरह का वो उसमें समा रहे हैं, है ना। आर गॉन जा रहा है, इज फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया है, यानी पिताब से, कि नौ दिली फॉलिंग फास्ट से, या फायरमैन या सोल्जर से। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, नौ दिली फॉलिंग फास्ट, क्योंकि ये जो नर्सेस टू द ग्रेव एंड ग्रोन इसी अध्याय में, इसी नौ दिली फॉलिंग फास्ट में चर्चा है इस लाइन का। तो ये भी समझ लीजिए ध्यान से, ये भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन वॉन द पुलित्जर प्राइज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, उल्टा पुल्टा है। डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन ऑन द डैश प्राइज इन 1948, क्वेश्चन को घुमा दिया गया है कि पहले क्या था कि पुलित्जर प्राइज डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन कब प्राप्त किए थे, कब जीता था, तो 1948 में। लेकिन आपका सवाल क्या है, डब्ल्यू.एच. ऑर्डेन ऑन द डैश प्राइज इन 1948, 1948 में उन्होंने कौन से प्राइज जीता था, तो आंसर होगा पुलित्जर प्राइज, जो अमेरिका में दी जाती है। ओके, इसमें कोई ज्यादा समय नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड द एक्टिव हैंड्स, अब जो एक्टिव हैंड, जो सक्रिय हाथ था, वो क्या हो गया, मस्ट डैश लोनली ऑन द सेपरेट नीज, है ना। अब जो कितना अच्छा कविता का भाव है, जब ये पढ़िएगा ना, अब बच्चे पढ़े होंगे, अगर उसका समझ में आया होगा तो आप जानिएगा कि वह कहता है कि एक्टिव, अब जो इंसान जब एक्टिव रहता है, जिंदा रहता है, तो उसके हाथ पैर चलते हैं पूरा, इधर-उधर हम घूमते-फिरते, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। लेकिन जैसे ये मौत के शैय्या पे सोता है, तो क्या होगा, हाथ खड़ा हो जाएगा, सीधा ठोंगना पे, हाथ जो है ना, ये ठोंगना पे, ये ठोंगना है ना यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे आ जाता है, देखते होंगे आप। और हाथ हार्ड हो जाएगा, डेड बॉडी को देखिएगा तो, है ना। लोग ऐसे हाथ नहीं करवाता है, कहता है हाथ समेट कैसे करता है, और क्या हाथ जो है ठोंगना पा जाता है, यहाँ पे ठोंगना पा जाता है, ऐसे करके, ऐसे रहता है, ऐसे करके, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट, बोलो डाई, मर गया है, टूट गया है हाथ, या जम गया है फ्रीज। तो अब देखिएगा ये वर्ड आपको मिलेगा, तो इसमें क्या, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, क्या बचा होगा, मस्ट फ्रीज लोनली ऑन द सेपरेट नीज, सिर्फ अब वो हाथ पे रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, राइट आंसर इज फ्रीज। चलो नेक्स्ट आगे। In the second line of the poem, now the leaves are falling fast, nurse stand for. अब यहाँ सेकेंड, कविता के सेकेंड लाइन में देखिएगा, एक लाइन लिखा हुआ है, नो लीव आर फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर। तो सेकेंड लाइन में नर्स वर्ड दिया हुआ है, नर्स वर्ड जो दिया हुआ है सेकेंड लाइन में कविता में, का क्या मतलब होता है, इसका क्या अर्थ है, फ्रूट है, प्लांट है, या ट्री है, या कुछ नहीं है। तो राइट आंसर होगा सी। ओके बच्चा, ये होगा, याद रखना ध्यान से, ठीक है। ये इसको भी, चलिए इसको मान लीजिए आप VBI, है ना। सवाल कोई एक आ सकता है इसमें से, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़ता हूँ। इन द पोएम, इस कविता में, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, व्हिस्परिंग नेवर स्टैंड फॉर, फिर वही बात है, फिर आ गया। इसको भी थोड़ा सा घुमा फिरा के आएगा, तो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिएगा। व्हिस्परिंग नेवर, वही फुसफुसाहट वाली बातें, मैसेंजर ऑफ डेथ वाली बातें, एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, एजेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस होगा। माने व्हिस्परिंग नेबर्स का क्या मतलब होता है, स्टैंड फॉर में होता है, मतलब पूछ रहा है, नेम्स टाइप के मतलब पूछ रहा है। तो एजेंट ऑफ, है ना, इंश्योरेंस नहीं होगा। एजेंट्स ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये नहीं होगा, ये इंडिया यहाँ वाला घूम के आ गया है बच्चा थोड़ा सा, ठीक है। एजेंट ऑफ, देखो सहारा इंडिया, सहारा इंडिया के नहीं है। और एजेंट ऑफ डेथ, अर्थात राइट आंसर हमारा क्या होगा, एजेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर है, मौत का सौदागर है, राइट आंसर ये होगा। चलो बच्चे आगे बढ़ता हूँ, पता 17वां नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन। तो हुज व्हाइट वाटरफॉल, जो दूर झरने के एक बीच में बहुत बड़ा नदी तालाब था, माने खाई था, घाटी टाइप का था, वैली टाइप का था, और उस पर बड़े सुंदर से उजले उजले झरने दिख रहे थे। कविताओं में लाइन में ये चर्चा इसकी है बड़े सुंदर ढंग से, है ना। वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवल्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, या हैप्पीनेस, या सैडनेस, या टीयर्स। तो कवि कह रहे हैं कि हुज, है ना, हुज वाटरफॉल कुड ब्लेस टेबल। अब लगता है, ऐसा लगता है कि एक देवदूत की तरह वाटरफॉल, उजले उजले वाटरफॉल जो गिर रहे हैं, वो क्या दे रहे हैं, आशीर्वाद देख रहे हैं, दे रहे हैं, ब्लेस दे रहे हैं, है ना। कुड ब्लेस ट्रेवल्स, यात्रियों को आशीर्वाद दे रहे हैं, इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये है राइट आंसर होगा डिस्ट्रेस। जो डिस्ट्रेस में है उसको ये क्या कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, खुशनुमा, खुश रहने के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, अर्थात ये आंसर इसका डिस्ट्रेस होगा बच्चा, हैप्पीनेस नहीं होगा, सैडनेस नहीं होगा, ट्रेस नहीं होगा, ये वाला होगा, राइट आंसर होगा डिस्ट्रेस। चलो आगे बढ़ते हैं। द प्रॉम्स आर, प्रॉम्स और
जो रोलिंग था, 4 पहिए वाली गाड़ी थी, है ना? तो उसमें रनिंग होगी या स्टैंडिंग होगी या रोलिंग होगी या लाइंग होगी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? आप बता दो। द प्रॉम्प्ट्स आर रोलिंग। ये हुआ VVI। ठीक है? कितना मारे हैं देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ता हूँ। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन, ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन लाइफ से होगा। ह्यूमन लाइफ इज़ नॉट बेटर देन लाइफ। ये होगा शायद। क्या मानव का जीवन लाइफ से अच्छा है या डेथ से, मृत्यु से अच्छा है? तो वही कहता है ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डेथ, माने सबसे अच्छा लाइफ डेथ है, मृत्यु है। बस मृत्यु आ गई, टेंशन खत्म। कहता है ना जब तक ज़िंदगी है, टेंशन ही टेंशन है ना? मौत आ गई, ज़िंदगी खत्म, टेंशन खत्म। तो समझ में आया? तो बस उसी से मिलता-जुलता बात है, अर्थात इसका राइट आंसर होगा बच्चों डेथ होगा। क्या होगा बच्चा? डेथ होगा। तो इसलिए फटाफट ये आंसर आप मार दीजिएगा। ह्यूमन लाइफ इज़ नो बेटर देन डेथ, डेथ। चलिए सिंगल लाइन, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ। बस 1-2 क्वेश्चन और है बच्चा, 1-2 क्वेश्चन है बस, है पेशेंस रखो। द फॉलिंग ऑफ डैश रेफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ। अब कहता है कि स्पीडली ढंग से मौत की तरफ जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। द फॉलिंग ऑफ क्या? लीव्स की, लीव्स पत्ते झड़ रहे हैं, वो इशारा कर रहा है मृत्यु की तरफ के, या पत्थर कर रहा है, या कोई बर्फ कर रहा है, स्नो कर रहा है, या इसमें से कोई नहीं। अर्थात इस कविताओं में लिव्स मतलब जो है ना, झरना, ये पत्ते होते हैं, वो अब गायब हो रहा है। फॉलिंग ऑफ लीव्स अर्थात पत्ते झड़ रहे हैं, वो रेफर कर रहा है किसका? कि स्पीडली आप मृत्यु के आगे उसमें आप स्पीडली से जा रहे हैं। इस प्रकार तेज से पत्ते झड़ रहे हैं, इसका मतलब तेज से मौत की तरफ जा रहे हैं, आप बुढ़ापा की ओर जा रहे हैं। ये रेफर कर रहा है, इसका अर्थ हो रहा है बच्चा। ठीक है? तो राइट आंसर इज होगा लिव्स। ओके बच्चों, एक लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से। कहता हु इज डम इन नाउ द लिव आर फॉलिंग फास्ट। करता है गूंगा कौन है? इसका भी तो नाउ द लिव आर फॉलिंग फास्ट, गूंगा कौन है? क्या एंगल है, या ट्रीज है, या पोएट है, या नाइटिंगेल है? ये नाइटिंगेल है। जब पत्ते तेज झड़ जाते हैं ना, जब पत्ते तेज से झड़ जाते हैं, तो बुलबुल भी वहाँ कुहू 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 करने नहीं आती है ना? वो भी लहलहाते हरियाली देख के वो आता है पेड़ पाता है। लेकिन क्या है, ठीक उसी प्रकार पत्ते सब झड़ जाएँगे, अर्थात सब टकले हो जाएँगे पूरे इंसान, मृत्यु को आगोश में चल जाएँगे, तो वो पिहुकना, चहकना, कुछ एक्टिविटीज़ करना बंद कर देगा। ठीक है? अर्थात लास्ट में क्या होगा, ये नाइटिंगेल इसमें सेट करेगा बच्चा, है ना? नाइटिंगेल के बारे में कह रही है कि वो हो गई है, खामोश हो गई है, चुप हो गई है, ऐसा सब देख के। ये था आपका नाउ द लिव आर फॉलिंग फास्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो निश्चित रूप से आप इसे देखें, होंगे शुरू से अंत तक जो बच्चे, तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, तो निश्चित रूप से आपका बन जाएगा। इसी तरह से ये प्रोज़ और पोएट्री दोनों को मैं करवा दूँगा, अभी पोएट्री करवा रहा हूँ, है ना? बस 1-2 दिन करते-करते ऐसे करके आपको 10 पोएट्री करवा के, फिर 11 प्रोज़ करवा के, फिर उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी करवा के, उसके बाद इसी तरह से फिर बायोलॉजी करवा देंगे, ठीक है? और हिंदी भी करवा दूँगा बच्चों। 3 चीज़ मैं आपको अभ्यास करवा दूँगा। आप निश्चित रूप से जो है विक्टी बिटा के संग लगे रहिए और अभ्यास करते रहिए, इसका बेनिफिट लीजिए, दोस्तों को बताइए, आप भी लीजिए, दोस्तों को भी दिलवाइए। ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट मिलता हूँ नए अध्याय के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ। ओके, तब तक बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।